हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मंडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। तो आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र। देखिए, आज के चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपका टॉपिक है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक आवेश रख देता हूँ +Q और यहाँ पे एक आवेश रख देता हूँ -Q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं R से इंडिकेट करता हूँ। किससे? R से। ठीक है। तो ऐसा सिस्टम, ये एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव का मतलब इसमें एक आवेश प्लस टाइप का है, दूसरा आवेश माइनस टाइप का है, और दोनों आवेशों का परिमाण समान है ना। ये आवेश प्लस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये उतना ही माइनस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, तो द्विध्रुव यानी कि दो पोल बन गए इसमें समान आवेशों के कारण। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो उस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाईपोल। डाईपोल, इसके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए इसको डाईपोल या द्विध्रुव बोलते हैं। ओके बच्चों। तो और चूंकि इसके बीच की जो डिस्टेंस है R, इस R को हम डिनोट करते हैं 2a से। अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम इसको 2a से डिनोट करते हैं, क्योंकि जब आगे हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे इसमें, तो कैलकुलेशन में हमें इसके सेंटर से डिस्टेंस मापनी पड़ती है। इसका द्विध्रुव का बीच वाला जो पार्ट है, इसका सेंटर होता है, केंद्र होता है। इसके केंद्र से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमें कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो अगर हम इसको मान लो कि R ही लेके चलें, तो ये वाली डिस्टेंस R/2 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस R/2। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और अगर मैं इस डिस्टेंस को R की बजाय 2a से डिनोट कर दूँ टोटल डिस्टेंस को, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, ये जैसे ये द्विध्रुव बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, इसका ये सेंटर O है, सेंटर O से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। समझ आ गया? छोटा बन गया थोड़ा। तो क्या है विद्युत द्विध्रुव? कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये निकाय एक विद्युत द्विध्रुव बन गया है। ये इसका -Q आवेश है, इसका -Q आवेश है, ये +Q आवेश है। इनके बीच की दूरी 2a के बराबर है। ओके, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर मतलब एक दूसरे से परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित है, तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे जैसे कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। ठीक है, बिंदु A पे +Q आवेश, बिंदु B पे -Q आवेश। तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे दर्शाते हैं, +-Q, 2a, ऐसे दर्शा देंगे। से व्यक्त करते हैं। ये जो डिनोट किया है आपने इसको +-Q, 2a, इसका मतलब ये है कि एक आवेश +Q है, एक आवेश -Q है,
और इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। द्विध्रुव में ये दो ही चीज़ें होती हैं, आवेश होता है और उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका द्विध्रुव का जो मान होगा, द्विध्रुव की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी बिंदु पे इन दोनों के बीच में, तो वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? कि ये जो विद्युत द्विध्रुव बना, इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या? द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को, आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन है, इसे स्मॉल p वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल p वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, इसको स्मॉल p वेक्टर से दर्शाया। वेक्टर का मतलब क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। इसकी एक निश्चित दिशा होती है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसकी दिशा किस तरफ होगी? इसकी दिशा किस तरफ होगी वो देखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा किधर होगी? माइनस q से प्लस q की ओर। इसकी दिशा किधर होगी? माइनस q से प्लस q की ओर। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात इसकी जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र की दिशा के, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, के विपरीत होती है, विपरीत होती है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो प्लस आवेश से माइनस q आवेश की तरफ होगी। ये होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा p सदिश, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मैं इसका मात्रक लिखता हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका मात्रक अर्थात इसकी यूनिट मात्रक। देखिए फॉर्मूला क्या आया? फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला हो गया p सदिश बराबर द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल। आवेश का परिमाण तो q हो गया और दूरी कितनी है? 2a, तो ये आ जाएगा 2a इंटू q, 2a इंटू q, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि है तो दूरी पे सदिश राशि, दूरी सदिश राशि होती है, आवेश सदिश राशि नहीं है। दूरी सदिश किस तरफ होगी? माइनस q से p। दूरी को ऐसे मापेंगे तो माइनस q से p की ओर डिस्टेंस 2a सदिश लिखी जाएगी और इसको q से मल्टीप्लाई करें तो द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसका मात्रक देखें, इसका मात्रक यहाँ से फॉर्मूले से निकलेगा। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले कूलाम लिखते हैं, कूलाम गुना मीटर, कूलाम गुना मीटर, या संकेत रूप में इसको कैपिटल C इंटू m से लिखा जाएगा। ठीक है, संकेत रूप में इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल C इंटू m से डिनोट करते हैं। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाला अक्ष है, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और इनके बीच की दूरियां हो गई। ठीक है, ओके। बात करते हैं इसकी वीमा की। इसकी वीमा, वीमा यहाँ निकालता हूँ मैं। वीमा बराबर, देखो फॉर्मूला है ये आवेश गुना दूरी। ठीक है, आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है A1 इंटू T1
भाई आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणा समय, और धारा की विमा A1, समय की विमा T1। ठीक है, तो आवेश की विमा हो गई इंटू दूरी। दूरी की विमा होती है L1। दूरी को मीटर में मापते हैं ना, लेंथ को, उसको L से लिखते हैं, तो विमा हो जाएगी L1 T1 A1। M है नहीं, उसकी घात 0, ये इसकी विमा होती है। क्या विमा आई बच्चों? M0 L1 T1 A1, ये इसकी विमा होती है। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया नोट। चलिए देखो, अब ये है आपका कि भाई आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस को 2a से डिनोट किया, ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया O। ओके, अब मैं तुम्हें अक्ष और निरक्ष के बारे में बता देता हूँ। मान लो कि आप इसके केंद्र से अक्ष के लंबवत कोई रेखा खींचो, इधर या इधर, तो ये रेखा कहलाती है निरक्ष। क्या कहलाती है? निरक्ष। द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? निरक्ष। द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। ओके, इसी प्रकार आप पढ़ोगे अक्ष। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा, ये क्या रेखा कहलाती है? अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा, इसको बोलेंगे निरक्षीय रेखा। ठीक है, निरक्षीय रेखा। ठीक, इस तरह से अक्ष और निरक्ष बना सकते हैं हम। ये अक्ष हो गया, ये निरक्ष हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में निरक्ष है, ये ऊपर की ओर निरक्ष है ना। तो इसका एक टॉपिक आएगा आपका विद्युत द्विध्रुव फाइंड करने का, अक्ष पे और निरक्ष पे। ओके, अभी विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जो राशि की बात करी हमने द्विध्रुव आघूर्ण की, ये एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है प्रकृति में पाए जाने वाले कणों के बीच में। देखो, हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जिनमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश के केंद्रों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, कुछ गैप होता है, कुछ उनके बीच में पार्थक्य होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं, H2O है, NaCl है, और क्या नाम है, HCl है, ये अणु है। तो H2O का एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, जितना पॉजिटिव इस पे उतना नेगेटिव इस पे होता है। तो इन दोनों के अणुओं के बीच में कुछ गैप होता है। तो ये सेम आवेश यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश हो गया, बीच की डिस्टेंस 2a होगी, तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यस, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू इनके आवेश और इन दोनों आयनों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। सेम ऐसे ही NaCl की बात करें तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन बना लेते हैं, तो इस पे प्लस क्यू आवेश हो गया, इस पे माइनस क्यू आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी होती है 2a, तो इनके बीच में भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसे ही आप HCl की बात करो तो हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस आयन, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, कुछ अंतर होता है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम इन पे आवेश, जितना आवेश इस पे उतना आवेश इस पे, तो ये भी द्विध्रुव बनाते हैं, तो इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये मैंने जो 3 नाम लिखे हैं, H2O, NaCl और HCl, इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्योंकि समवस्था के बीच में जब इन पे कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं कर रखा है, तब भी इनके अणुओं के बीच सेपरेशन होता है, इनके अणुओं के बीच दूरी होती है, और उस दूरी के कारण इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ओके, कुछ ऐसे अणु भी होते हैं जिनके अंदर शुरुआत में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, अर्थात जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे मैं बात करूं H2 की, O2 की, N2 की, ये ऐसे अणु हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि H2 को जब आयनों में बदलेंगे तो H प्लस और H माइनस आयन बनेंगे, तो इनका धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती होते हैं। इनके बीच का जो सेपरेशन होता है ये क्या होता है? 0 होता है। ये संपाती इस तरह से होते हैं कि हाइड्रोजन को जब इस हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे रखेंगे तो इसको पूरा ढक लेगा, तो धनावेश के ऊपर ही क्या आ जाएगा? ऋणावेश का केंद्र आ जाता है, यानी कि दोनों एक ही बिंदु पे आ जाते हैं। धनावेश
और ऋणावेश दोनों एक ही बिंदु पे आते हैं तो सेपरेशन कितना हो गया इनके केंद्रों के बीच 0। जब सेपरेशन 0 हो गया तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो गया 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा इनको बोलते हैं कि 0 द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु। जब इन 0 द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, यहाँ पे H2 को रख देंगे तो क्या होगा, H2 के जो अणु हैं H और H इनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक, द्विध्रुव के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण ये पॉजिटिव वाला अणु H+ आयन इधर सरकेगा, नेगेटिव आयन वाला अणु इधर सरकेगा, तो थोड़ा सा गैप इनके बीच में क्रिएट हो जाता है, इनके बीच में डिस्टेंस 2a उत्पन्न हो जाती है, तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण भी उपस्थित हो जाता है। शुरुआत में तो इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता जब ये विद्युत क्षेत्र में नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे आप विद्युत क्षेत्र में इसको रख देते हो इस प्रकार के अणुओं को, तो प्रेरण के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरण उत्पन्न होता है और प्रेरण के कारण इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। समझ आ गया आपको? क्या बताया मैंने कि प्रकृति में कुछ तो ऐसे तत्व होते हैं, अणु होते हैं जिनका अपना स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ऐसे तत्वों का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्योंकि इनके अणुओं के जो परमाणु होते हैं उनके बीच एक सेपरेशन होता है, एक गैप होता है पहले से ही, और उस सेपरेशन के कारण, उस दूरी के कारण इनमें खुद का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनका स्वयं का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, लेकिन जब उनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्रेरण के कारण उनके आयन शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा इधर और दूसरा थोड़ा इधर, एक विद्युत क्षेत्र की ओर, एक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इससे उनके आयनों के बीच, अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच एक दूरी उत्पन्न हो जाती है। उस दूरी के कारण उनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। चूँकि ये प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस प्रकार के द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, समझ आया आपको? तो इस तरह से ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। कौन कौन से बिंदु पे, अक्ष पे और निरक्ष पे। चलिए, ये रहा, देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है, हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कौन सी रेखा पर ज्ञात करना है? अक्षीय रेखा पर। ठीक है, अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना लेता हूँ। ये इसका -q आवेश है, ये इसका +q आवेश है, और इसके बिंदु भी लिख लेता हूँ मैं। मान लो कि भाई ये A बिंदु पे है, ये इसका -q आवेश है, और ये B बिंदु पे स्थित है। ठीक है, ओके, बिंदु हो गए, A बिंदु, B बिंदु, और ये द्विध्रुव का केंद्र है। इसकी अक्षीय रेखा कहाँ पे होगी बच्चों? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा इसकी अक्षीय रेखा होगी। ये इसकी अक्षीय रेखा है। ओके, इस अक्षीय रेखा पे कोई बिंदु रखा है, यहाँ पे कोई बिंदु रखा है P। P की बजाय आप कुछ और मानो। इधर कोई बिंदु रखा है इसको C मान लो, क्या मान लो? C बिंदु। ठीक है, बिंदु C रखा है। बिंदु C पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, बिंदु C पे कौन कौन से आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे? +q आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, -q आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E = kq/r²। तो विद्युत क्षेत्र किस किस पे निर्भर करेगा? आवेश पे और दूरी पे। तो हमें दूरी भी पता होनी चाहिए, जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसके आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। तो +q आवेश की इससे दूरी और -q आवेश की इससे दूरी पता होनी चाहिए। हमें ये तो पता है
कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हम 2a लेके चलते हैं, ठीक है। ये मैंने मान लिया, माना द्विध्रुव AB, जो द्विध्रुव है AB वो इस तरह से है प्लस माइनस Q, 2a, प्लस माइनस Q, 2a, मतलब कि उसका आवेश Q और माइनस Q है और दूरी 2a है, केंद्र इसका O है। ओके, अब हम ये मान के चलते हैं कि इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु रखा है C, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। हो गया, तो हो गया सॉल्यूशन। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये a होगी इस केंद्र से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, a होगी, आधी आधी हो जाएगी। तो माइनस Q आवेश से और C के बीच की दूरी, ये टोटल डिस्टेंस, ये देखो कितनी होगी, a प्लस r, क्या होगी, a प्लस r, ठीक है, ये a प्लस r हो गई। ओके, प्लस Q आवेश से, ये प्लस Q आवेश से लेके C के बीच की दूरी देखो कितनी होगी भाई, ये यहाँ तक r है ना, ये इसमें से ये घटा दो, a इतनी घटा दो, बच जाएगी। तो r में से क्या माइनस कर दें, r में से माइनस कर देते हैं a, तो ये दूरी बचेगी इसकी, और ये हो गया r प्लस a, ठीक है। तो माइनस Q आवेश से बिंदु C की दूरी हो गई r प्लस a, प्लस Q आवेश से बिंदु C की दूरी हो गई r माइनस a, ठीक है। काफ़ी लाइनें खिंच गई, इनको मिटा दो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है बस, ठीक है। हाँ, इसको भी यहाँ पे लिख दो, ये दूरी हो गई a, ओके, ठीक है, यार इस तरह से दूरियाँ हो गई। अब इसके साथ ही इस पे जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा द्विध्रुव पे, उसकी दिशा क्या होगी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी P सदिश माइनस से प्लस की ओर, इस दिशा में ये द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ऐसे लिख दो इसको, P सदिश इस तरफ होगा, ओके, ठीक है भाई, ये P सदिश हो गया, इसका बिंदु O है। हो गया डायग्राम कंप्लीट। चलिए अब हम बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो भाई प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, EB सदिश इस तरफ होगा। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, EB सदिश इधर होगा। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, EC माइनस आवेश की तरफ, ठीक है। तो ये इस पे विद्युत क्षेत्र हो गए। चलो मैं डेरिवेशन शुरू करता हूँ। प्लस Q आवेश द्वारा C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसको हमने क्या माना है, प्लस Q आवेश ये है, इसको हमने तीव्रता को EB माना है। EB सदिश बराबर K Q बाय दूरी कितनी है, R माइनस A का स्क्वायर डॉट, दिशा किधर होगी इसकी, ये तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, दिशा किधर होगी, B से C की ओर, B से C की ओर, ये इसकी दिशा हो गई है, ठीक है, ये इसकी दिशा हो गई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉट r कैप, और r कैप क्या है, B से C की ओर की, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब आप लिखिए माइनस Q आवेश द्वारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस Q आवेश द्वारा C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको आपने क्या लिखा है, EC सदिश बराबर, इसका परिमाण भी क्या होगा, K Q बाय दूरी कितनी है, R प्लस A का स्क्वायर डॉट। इसकी दिशा देखो, इसकी दिशा अब पहले के विपरीत है, तो इसको आप माइनस R कैप लिख सकते हो, और इसको इंडिकेट करेंगे B से A की ओर, किधर, B से A की ओर, ठीक है, B से A की ओर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसकी तरह, ये B से C की ओर थी, ये BC दिशा में थी, ये BC के विपरीत हो जाएगी, BC सदिश के विपरीत, ठीक है,
ये तरीका है लिखने का, कैसे भी लिखो आप इसको, लेकिन सही होना चाहिए। हो गया, ई बी आ गया समीकरण 1, ई सी आ गया समीकरण 2। ठीक है, ओके। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। देखो, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा के अनुदिश हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम लिखेंगे ई सदिश से, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे, ई बी प्लस ई सी सदिश, ऐसे लिखा जाएगा। एक कुल विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, सदिश योग करते हैं, सदिश योग करेंगे तो इनके, चूंकि ये एक ही रेखा पे है और विपरीत दिशा में है, तो इनकी वैल्यूज घट जाएंगी। ई बी की वैल्यू आएगी के क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब कैप को छोड़ो और इधर क्या आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ई बराबर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, या एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर होने के कारण हम इसको केवल परिमाण रूप में लिखेंगे। यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ई सी की वैल्यू है के क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया। चलो सरल करते हैं इसको, दिख रहा है? ठीक, थोड़ा सा इधर, ओके। इतना समझ आ गया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं केवल इक्वेशन रखूँगा एक बस। तो E बराबर, इसको रहने दो, E बराबर आया के क्यू कॉमन 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, E बराबर के क्यू, यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे होता है इसको समझो। इसका एलसीएम तो पहले ये दोनों संख्याएं गुणा करके आएंगी, है ना। दो अलग अलग संख्याएं होती हैं तो एलसीएम निकालते हैं तो दोनों को गुणा कर देते हैं, इसका और इसका गुणा कर देंगे, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये देखो एक सूत्र बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसके ऊपर इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, तो मैंने बाहर लिख दिया स्क्वायर को। अंदर क्या बना, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर इसका स्क्वायर हो ही रहा है, ना। हाँ, तो बाहर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखो, इसका ये कट गया, इसमें इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, ये यहाँ से गुना हो जाएगा 1 से, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। तो क्या आया, ई बराबर के क्यू, ओके, इसका होल स्क्वायर सोल्व करिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और यहाँ पे होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये माइनस के साथ लिख रहा हूँ मैं, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर बचा आपके पास के क्यू इंटू 2AR, ये हो गया 4AR डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र आ गया। चूँकि हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर होता है 2AQ, क्या होता है 2AQ, तो P की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये 4AR है ना, इसको मैं क्या लिखूँगा 2 इंटू 2AR, और ये KQ यहाँ गुणा हो ही रहा है, तो 2A इंटू Q, इसको और इसको गुणा करके मैं क्या लिख दूँगा, P लिख दूँगा, तो ये तो P हो गया, इसको मिटा दो, ये तो P हो गया। क्या बचा आपके पास,
2kpr, क्या बचा 2kpr, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, अतः E बराबर हो गया 2kpr बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चूँकि P बराबर ये है इसलिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लिख दिया। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र बराबर आया 2kpr बटे ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ विशेष स्थितियाँ लेते हैं। यदि हम ये मान लें कि जो दूरी r है, ये वाली दूरी केंद्र O से बिंदु C की ये दूरी r, इस दूरी a की तुलना में बहुत ज़्यादा है ना। यदि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर बहुत छोटा होगा। ए स्क्वायर बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब जीरो मान लेंगे। आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर ए से और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये ए स्क्वायर इसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है, इसको हटा दो तो E बराबर आएगा 2kpr बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब r की पावर कितनी 4, r की पावर कितनी 4, ठीक है। एक r से एक r कट गया तो ये बचेगा 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब। अब इसको सदिश रूप में देखिए, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर देखो, द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की और इस तरफ द्विध्रुव आघूर्ण है इस तरफ, ओके। ठीक है। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र देखो, B आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र EB इधर था और C आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर था। इनमें से ज़्यादा कौन सा है, प्लस Q आवेश इसके नज़दीक है, इसका विद्युत क्षेत्र इस पे ज़्यादा होगा, और माइनस Q आवेश इससे दूर है, इसका विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो ओवरऑल नेट विद्युत क्षेत्र किसके कारण बचेगा, B आवेश के कारण। उसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ, उसकी दिशा भी इस तरफ, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इस तरफ, दोनों एक ही दिशा में हो गए, है ना, एक ही दिशा में हो गए। तो इसको लिखेंगे 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब, यहाँ पे क्या लगा देंगे, P वेक्टर बाय आर क्यूब डॉट आर कैप। ये इस तरफ की विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या थी, आर कैप से डिनोट की गई थी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B से C की ओर, B से C की ओर। ये विद्युत क्षेत्र याद करने का फॉर्मूला हो गया है, किस पे, अक्ष पे। अब इस विद्युत क्षेत्र पे ये जो समीकरण नंबर 3 आया, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें तो हमें ये पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और P के बीच में हम देखें तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है। समीकरण 3 से यह ज्ञात होता है कि P सदिश व E सदिश एक ही दिशा में है। किस तरफ है, एक ही दिशा में है, ठीक है। ये यहाँ से इसका एक रिजल्ट निकल के आया, P सदिश और E सदिश एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है भाई, ओके। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला आपको, चलिए नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक ये रहा आपके सामने, ये अगला टॉपिक है आपका कि निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। निरक्षीय रेखा मैंने आपको बताया कि जब आप कोई विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करोगे, विद्युत द्विध्रुव खींचोगे, तो ये इसका प्लस Q आवेश है, ये ऐसे एक इसका माइनस Q आवेश है, ये बिंदु A पे रखा है, ये बिंदु B पे रखा है, ऐसे ये विद्युत द्विध्रुव है। ये इसका केंद्र हो गया O, इसके केंद्र के लंबवत, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष रेखा के लंबवत एक रेखा खींचे, ये निरक्ष रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाइए, ओके। तो ये हो गया आपका प्लस Q आवेश, ये हो गया आपका माइनस Q आवेश, ठीक है। और इससे ये 2a डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे ये बिंदु A पे रखा है, ये बिंदु B पे रखा है, इसका केंद्र O है,
इसकी निरक्ष रेखा हो गई, इसकी निरक्ष रेखा पे यहाँ पे है कोई बिंदु C। इस बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये माइनस क्यू है, ये है माइनस क्यू। ठीक है, क्या है, डायग्राम भी नहीं बनता अच्छे से। ये है प्लस क्यू। ओके, अब केंद्र O से बिंदु C की जो दूरी है इसको मान लेंगे r। कितनी? r। ये दूरी आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक A होगी, यहाँ से यहाँ तक भी A होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू आवेश इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर, इधर E A। इसको A बिंदु मानूं, इसको B बिंदु मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा EA सदिश इस तरफ। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? अंदर की ओर, आवेश की तरफ। ये EB हो गया, EB सदिश। ठीक है, ये हो गया EB सदिश। ओके, मान लेते हैं ये वाला कोण थीटा है, तो केंद्र से ये दूरी बराबर है, ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, ये निरक्ष रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। ओके, अब विद्युत क्षेत्र जो है, इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों का, EA और EB का, जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु C पे, वो इस तरफ आएगा। कैसे आएगा? इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे, है ना, बहुभुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से ऐसे खींचेंगे, तो इस दिशा में यहाँ पे आएगा E नेट। क्या होगा? E नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये कोण थीटा, तो ये ऐसे समांतर रेखाएं हो गई है, तो ये एकांतर कोण, ये इसके बराबर होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और इतना इस एंगल पे ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बनेगा। यानी कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन गया? 2 थीटा का बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये E नेट आपको ज्ञात करना है। अब E नेट ज्ञात करने के लिए इन विद्युत क्षेत्रों के घटक ज्ञात करेंगे। EA को आप घटकों में बांटो, EA का इस तरफ घटक, EA का इस तरफ घटक क्या होगा? EA कोस थीटा। ठीक है, इधर घटक इस तरफ, और EA का लंबवत घटक ये होगा इधर, EA साइन थीटा, इधर होगा ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे ही EB का इधर जो घटक है इधर, वो होगा EB कोस थीटा, और लंबवत घटक किधर होगा? नीचे की ओर, ये वाला, ये आ जाएगा EB साइन थीटा। इस तरह घटकों में बांट सकते हैं बच्चों। देखो EA यहाँ पे है, इसका इस अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है, तो इस अक्ष वाला घटक कोस थीटा से लिखा जाएगा, और इसके लंबवत वाला घटक साइन थीटा से। ऐसे ही EB इस अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये इसका कोस थीटा घटक हो गया, और इसके लंबवत ये वाला अक्ष है, यहाँ पे इसका EB साइन थीटा घटक आएगा। समझ आ गया आपको डायग्राम? ओके, समझ आ गया तो चलिए देखते हैं आगे। प्लस क्यू आवेश द्वारा इस पे C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB, EA से लिखा मैंने इसको, EA बराबर होगा KQ बाय दूरी क्या हो जाएगी इनके बीच की? AC का स्क्वायर डॉट, दिशा किस तरफ है इसकी? A से C की ओर, A से C की ओर। ठीक है, अच्छा जी, AC का मान लिखो चित्र से, चूंकि AC बराबर A और C के बीच की दूरी देखो त्रिभुज से निकलेगी आपकी। ये ले लो आप त्रिभुज AOC में, ये कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज में भाई दूरी ज्ञात करेंगे। ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली रेखा है, तो ये कर्ण हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर आएगा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया
AO का मान तो A है, स्मॉल a, और OC का मान R है, तो R स्क्वायर, तो इस तरह से AC स्क्वायर का मान कितना आया, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी वाली दूरी देखो, ये जो है ना BC, ये भी इसके बराबर ही होगी। इसी प्रकार BC का मान भी यही आएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दोनों दूरियाँ काम आने वाली हैं। अतः EA का मान में AC की ज़रूरत पड़ रही है, अतः मैं लिख दूंगा EA सदिश बराबर KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है A से C की ओर, A से C की ओर, ठीक है, ओके। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे EB सदिश के लिए। -Q आवेश द्वारा C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EC, किसका, EB सदिश बराबर KQ बाय, इनके बीच की दूरी क्या है, ये इधर BC है, तो BC का स्क्वायर डॉट, इसकी दिशा क्या होगी, देखो C से B की ओर है, EB सदिश C से B की ओर, C से B की ओर, दिशा ये हो गई इसकी। तो भाई EB सदिश बराबर KQ बाय BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये BC स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, C से B की ओर, C से B की ओर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है भाई। अब आप समीकरण 1 व 2 को देखिए। समीकरण 1 KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, परिमाण देखो केवल इसका, दिशा को छोड़ दो। इसका परिमाण है KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका परिमाण भी है KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से EA सदिश का परिमाण और EB सदिश का परिमाण कैसा है, मोड लिख दिया मैंने, परिमाण बराबर है। अतः अब देखो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा समान और विपरीत दिशा में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः EA साइन थीटा व EB साइन थीटा समान व विपरीत होने पर निरस्त हो जाते हैं, ओके। और EA कोस थीटा और EB कोस थीटा एक ही दिशा में है, EA कोस थीटा और EB कोस थीटा एक ही दिशा में है, और नेट विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में आता है, तो तथा E नेट बराबर हो जाएगा EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा, ये E नेट की समीकरण आ जाएगी। समझ गया, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा के बराबर, ठीक है। इसको अगर आप E मान लो इसको, तो कि दोनों बराबर हैं, तो E नेट बराबर हो जाएगा E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा, यानी कि 2E कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गई है, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया। चलो इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बस यहीं कर देंगे। समीकरण 3 से E नेट बराबर आया 2E कोस थीटा, ओके। E का मान तो ये इसका परिमाण हो जाएगा, ठीक है। तो E का मान तो इसका परिमाण हो जाएगा, कोस थीटा की जरूरत और पड़ेगी। कोस थीटा निकालते हैं इस त्रिभुज से, जैसे कि ये त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ले लो आप कोई सा भी, ये थीटा कोण है, ये बिंदु A है, ये बिंदु O है, ये C है, इधर वाला त्रिभुज ले लिया, ये 90 डिग्री का कोण है, ये आपकी दूरी A है, ये दूरी R है, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसे आया था, ठीक है। अब इस त्रिभुज में कोस थीटा निकालो। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। तो आधार तो कितना है A, करण कितना है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया, चित्र से कोस थीटा बराबर आ गया A बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ओके। ये चित्र से आपका
कोस थीटा का मान आ गया। तथा ई कितना है, तथा ई केवल ई का परिमाण देखें तो ये है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अतः ई नेट बराबर 2, ई का मान रखो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा कोस थीटा का मान रख देंगे ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ई नेट बराबर आया 2, ये देखो के को मैं ऐसे लिखता हूँ, के इंटू 2AQ एक साथ लिख दिया ताकि द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो, ये जो कोस थीटा है यहाँ पे रूट आएगा, रूट ये स्क्वायर में वैल्यू थी, ये वाली जो दूरी होगी ना, ये कारण ये आएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे इसको रूट में करो। ठीक है, हाँ, ये तो इसकी वैल्यू है ई की, इसको रूट में लगाओ, समझे। जैसे कि ये बनाया था ना त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये दूरी ए है, ये दूरी आर है, तो ये कारण क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है। यहाँ पे अंडर रूट लेना है अपने को, यहाँ पे केवल दूरी आएगी, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हट गया था। ठीक है, तो ये पावर हो जाएगी इसकी 1 पावर और 1/2 पावर। देखो बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो टोटल पावर होगी इसकी 3/2। ठीक है, चूँकि P बराबर होता है 2AQ, तो ई नेट बराबर आ गया के स्मॉल p लिखेंगे इसको, KP बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ये आ गया। आगे देखिए आप, इसको मिटा देते हैं। ये आपका ई नेट आया, कितना आया ई नेट बराबर आया KP बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे यदि R इज वेरी ग्रेटर देन A है, तो A का मान लगभग क्या होगा, 0। A लगभग 0 होने पर ई नेट बराबर आएगा KP बटे आर स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसकी पावर 3/2 में 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3, मतलब R की पावर कितनी बच गई, 3 बच गई। ठीक है, R की पावर 3 बच गया, तो ये फॉर्मूला आ गया KP बटे R³। सदिश रूप में लिखिए इसको, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर ई नेट वेक्टर है ना, इसको ई नेट को हम ये मान सकते हैं, ई नेट लिख लो, या चूंकि ये किस पे निकाल रहे हैं हम, निरक्ष पर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई निरक्ष। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ई निरक्ष लिख देता हूँ। तो ई निरक्ष बराबर आया KP बटे R³, और P पे भी सदिश लगाओ। दिशा देखो किस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, इधर, परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ है। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, ये -q आवेश है, +q आवेश है। द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, P सदिश इस तरफ, विद्युत क्षेत्र इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, KP बाई R³, ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो -P कैप करके, KP बाई R³ इंटू -P कैप का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। P कैप का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ है, और माइनस हो गया तो इधर हो गई, समझे। देखो P कैप क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये है इधर, माइनस लगा दिया तो इधर हो जाएगी, है ना। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, P कैप की दिशा के विपरीत, अर्थात इस तरफ होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, मैं इसमें लिख देता हूँ, जहाँ P कैप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। ओके, तो इस तरह से ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और बताना है अभी मेरे को। ये है रिजल्ट,
अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई अक्ष, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया 2kp/r³, है ना। सदिश रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे आया था और इसको आप p कैप लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आया था, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आया था, उसकी वैल्यू थी 2kp/r³, ओके। और ई निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र है निरक्ष पर वो आया है kp/r³ और दिशा आई उसकी -p कैप, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः ये समीकरण निकल के आएगा ई अक्ष बराबर होगा 2 गुना ई निरक्ष। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है परिमाण रूप में, ठीक है। ई अक्ष बराबर हो गया 2 गुना ई निरक्ष। देखो मैंने यहाँ पे सदिश नहीं लगाया है, सदिश केवल इसका परिमाण देखें तो दिशा की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया 2kp/r³, ये हो गया kp/r³। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र इसका दुगना है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र इसका दुगना होता है। तो न्यूमेरिकल जब सोल्व करने हो तो पहले अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो, और ना पहले निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।